प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है दक्षिण भारत, 6ठी से 11वीं शताब्दी। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। अब हम दक्षिण के बारे में जानेंगे, यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस समय उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत लोग अपने राज्यों को बढ़ाने में लगे हुए थे, उसी समय दक्षिण में भी कुछ राज्य थे। आज हम लोग दक्षिण के उन राज्यों के विषय में जानेंगे और समझेंगे। दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी के विषय में आज हम लोग जानते हैं और समझते हैं। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत। दक्षिण भारत के विषय में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो किस स्रोत से होती है? अशोक के अभिलेख तथा संगम साहित्य से। अशोक के जो भी अभिलेख थे या जो साहित्यिक ग्रंथ संगम साहित्य था, उनके माध्यम से हमें दक्षिण भारत के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों के विषय में जानकारी होती है। यानी कि जो राज्य दक्षिण भारत में मुख्य थे उनमें से चेर, चोल और पांड्य थे, और इनके विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। यानी ये वो राजवंश थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। अब हम एक एक करके इन राजवंशों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, जिसकी राजधानी मानखेड़ थी। इस वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। उन्होंने अपनी राजधानी मानखेड़ को बनाया, जो कि आधुनिक सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, उसके निकट थी। इसके बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। इसी ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको ये जानकारी दे दें कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, और वहीं पर एलोरा में जो कि प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर है, उसका निर्माण इसी शासक ने करवाया था, अर्थात कृष्ण प्रथम ने। अब हम अगले वंश की ओर चलते हैं, जिसका नाम था चालुक्य वंश, और इसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका आधुनिक नाम बादामी है। यानी वातापी को बादामी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में है। यानी वहां पर जो जिला है कर्नाटक में बागलकोट, वहीं पर यह है। इस वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत के जो सम्राट थे हर्षवर्धन, उनको हराया था। चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित जो वातापी का एक मंदिर है, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर, वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। और इसके बाद अगर हम बात करें जिस राजवंश की, तो उसका नाम है पल्लव वंश, और इनकी राजधानी कांची थी। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया, जो कि तमिलनाडु में है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। और जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे, उन रथ मंदिरों का निर्माण भी पल्लव शासकों ने करवाया था। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। यानी कि इसमें पत्थरों को आपस में जोड़ा नहीं गया है, बल्कि जो पत्थर की एक विशाल चट्टान थी, उसे काट काट कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं चोल वंश की, जो कि तंजौर के थे। यानी कि उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर बनाई थी। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक ने कुछ पत्थर के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिस समय उसने उस समय के शासन प्रशासन और दुनिया भर की जानकारी इन शिलालेखों में लिखवाई थी। इस वंश के करकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। यानी कि इस वंश का एक शासक करकाल भी था, जो कि काफी प्रसिद्ध था।
8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की स्थापना की। विजयालय एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और साथ ही साथ जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम था उसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। क्योंकि श्रीलंका को जीतना उस समय इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो समुद्र के अंदर था और समुद्र के अंदर जाने के लिए हमें एक सेना की भी जरूरत होती है जिसे जल सेना के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास एक विशाल जल सेना भी थी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब इस समय की जो शासन व्यवस्था थी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राजा इस समय सर्वोपरि होता था। उसकी अपनी एक मंत्रिपरिषद होती थी। वह अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता था और उनकी देखरेख भी करता था। मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी राजा स्वयं करता था। समस्त राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु, गांवों को कुर्रम कहा जाता था। अगर उस समय की सामाजिक स्थिति की बात करें तो जो समाज की व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि अत्यधिक जटिल हो गई थी। धार्मिक स्थिति की अगर बात करें तो समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा होती थी। जो शंकराचार्य थे उन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया था। जबकि दक्षिण के जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया था। इस तरह से उस समय के कुछ एक ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अगर इस समय की कला साहित्य की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल राजाओं ने करवाया था। यह 14 मंजिला है। इसमें धातु की बनी हुई एक नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। यानी जो नटराज की मूर्ति होती है जो एक नृत्य करती हुई आकृति में होती है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। अगर साहित्य की प्रगति की बात करें तो इस समय पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का एक केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी जो पल्लव राजा नरसिंह थे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे और कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। जैसे रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है ठीक इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो रामायणम है उसे कंबन ने लिखा है और वो दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध है। आय के स्रोत की बात करें उस समय व्यापार व कृषि ही एकमात्र आय के स्रोत थे। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन अधिक होता था, इस कारण उनका निर्यात होता था और उस निर्यात से राज्यों को काफ़ी आमदनी होती थी। व्यापार मुख्य रूप से यूनान, रोम व मिस्र के साथ होता था। प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। नदी तटीय क्षेत्र में धान व गन्ना प्रमुख रूप से उगाया जाता था। अब दक्षिण भारत का अगर विदेशों से संपर्क की बात करें तो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास एक विशाल जल सेना थी, जिसकी सहायता से दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भूभाग थे जैसे कि लंका, निकोबार द्वीप, मलाया से संपर्क इन्होंने बनाए रखा। पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की जिससे वहां पर इनकी संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में स्थित है और ये विश्व की एक धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। ये सभी साधन उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। चलिए अब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत कौन से हैं? तो उत्तर है अशोक के अभिलेख तथा संगम साहित्य।
राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर है दंतदुर्ग। इनकी राजधानी कहां थी? उत्तर है मानखेट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम ने। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है पुलकेशन प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है वातापी, जिसे बादामी के नाम से भी जानते हैं। पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस सम्राट को हराया था? उत्तर है हर्षवर्धन। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है चालुक्य शासकों ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया? उत्तर है कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है पल्लव शासकों ने। चोल वंश का उल्लेख किसके शिलालेख में मिलता है? उत्तर है अशोक के शिलालेख में। पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता किसने स्थापित की? उत्तर है विजयालय ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। प्रांतों को क्या कहा जाता था? उत्तर है मंडलम। जनपद को क्या पुकारा जाता था? उत्तर है नाडु। गांवों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है कुर्रम। चारों दिशाओं में मठों की स्थापना किसने की थी? उत्तर है शंकराचार्य ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है चोल राजाओं ने। दक्षिण भारत की रामायणम को किसने रचा? उत्तर है कम्मन ने। चोल वंश के किस शासक के पास एक विशाल जल सेना या नौसेना थी? उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? उत्तर है कंबोडिया में। संसार का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहां स्थित है? उत्तर है इंडोनेशिया में। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने नजर डाली। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने दक्षिण भारत के 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य के समय को जाना और समझा। धन्यवाद।